हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हिमालय एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं डॉक्टर सीपी शर्मा आपके साथ जो इसी वर्ष 2024 सीयूटी का जो पेपर आपका लगा था, वो सीयूटी का पेपर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अपन आज की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। और मैं साथ में बताऊंगा कि कैसे ट्रिक्स की हेल्प से आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते थे। अभी मैं आपके सामने आज की क्लास में अपन 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उनमें से आपको 40 क्वेश्चन करने थे। पिछले पुराने पैटर्न की बात कर रहा हूं, ओल्ड स्कीम की। आई थिंक जो न्यू स्कीम आने वाली है उसमें अब की बार आपके पास ये चॉइस नहीं रहेगी। ठीक है, अब की बार आपको जितने क्वेश्चन आएंगे 40 करने हैं। लेकिन इसमें अपन 50 क्वेश्चन करने थे, जिनमें से बच्चों को 40 करने थे और बच्चे आराम से बहुत ईजी वे में वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो देखिए, अपन चलते हैं और अपनी क्लासेज में अगर आप पढ़ेंगे हमारे हिमालय एजुकेशन में, तो ऑल ओवर जितने क्वेश्चन है आपको अपने नोट्स में एज इट इज लिखे हुए मिल जाएंगे। हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये आपके एल्काइल एलाइड वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, एल्काइल एलाइड, वहां से क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा आपके पास में? CHCl3। तो अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं बेटा अपने पास में यहां पर, तो देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? CHCl3। CHCl3 की रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो COCl2 प्लस HCl गैस बनेगा। और ये जो COCl2 है, जिसे कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या फोस्जीन। कार्बोनिल क्लोराइड या कौन सी गैस है बेटा? इसका नाम फोस्जीन गैस है। तो यहां पर फोस्जीन का प्रिपरेशन होगा। किसका प्रिपरेशन होगा बेटा? फोस्जीन। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन, आपके जो 4 ऑप्शन थे उसमें पहला ही ऑप्शन क्या अवेलेबल है? फोस्जीन। तो फोस्जीन इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये पॉइजनस गैस है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए क्लोरोफॉर्म की बोतल को कभी ओपन करके नहीं छोड़ते हैं लैब में। उसके अंदर इथेनॉल मिला के रखते हैं, उसे पूरा भर के रखते हैं। और उनके सबके पीछे रीजन यही है कि वो फोस्जीन गैस नहीं बने वहां पर। ओके, तो याद रखना, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा। तो कौन सी गैस बनाने वाला है? फोस्जीन, जो कि पॉइजनस गैस होती है। आपके पहले क्वेश्चन फिनिश, जिसका आपका आंसर क्या रहने वाला है बेटा जी? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इसके बाद में, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ट्राईहाइड्रिक यानी जिसमें 3 OH ग्रुप अवेलेबल हो। ट्राई फॉर 3, हाइड्रिक ओनी OH, अल्कोहल है तो OH तो आएगा। और इनमें से इथेनॉल सबको पता है बेटा क्या होता है? CH3CH2OH, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इथाइलिन ग्लाइकोल CH2CH2, जहां पर दोनों क्या लगेंगे बेटा? OH, तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि 2 OH है। फिनोल आप सबको पता है बेटा, बेंजीन के ऊपर क्या लगता है? OH, तो ये तो मोनोहाइड्रिक है, एक ही OH है। ग्लिसरॉल, जिसे आप ग्लिसरीन भी कहते हैं, जो अपन विंटर वगैरह में यूज करते हैं। और ग्लिसरॉल CH2CH CH2, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH। और यही आपके पास में क्या है बेटा? ट्राईहाइड्रिक। तो आपका करेक्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन का क्या रहने वाला था? ग्लिसरॉल, जो अपन अल्कोहल वाले चैप्टर में शुरुआती क्लास के पहले दिन ही पढ़ लेंगे। ओके, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप चाहें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से मान सकते हैं, और ये क्वेश्चन चाहें तो आप अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर से भी मान सकते हैं। वैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हमने एस्प्रिन, एक मेडिसिन पढ़ी है जो कि एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। ठीक है, और वो पेन किलर मेडिसिन है जिसका फॉर्मूला मैं आपके सामने बना के बताऊं बेटा। तो एस्प्रिन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। बेंजीन के ऊपर अटैच होता है COOH, और यहां लगा रहता है OCOCH3, और विच इज कॉल्ड एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगर यहां H होता ना तो इसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, उस पर एसिटिल ग्रुप और जुड़ गया तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इसका नेम रहेगा। और पता है, एस्प्रिन तो वो मेडिसिन है जो अपन ने पढ़ा है, पेन किलर तो है ही है,
ये हार्ट अटैक से भी बचाती है। किससे प्रिवेंट करती है? हार्ट, जो क्लोट बन जाता है उसे डिजोल्व कर देती है, ये डाइल्यूट करती है ब्लड को। तो बेटा एस्प्रिन क्या होती है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले पोर्शन से क्वेश्चन था आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, बहुत सिंपल है, अल्कोहल फिनोल ईथर से एक और क्वेश्चन आपके सामने। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला मैं आपके सामने बना दूं बेटा, यहां तो लगेगा OH, फिर लगेगा NO2, NO2, NO2। जब फिनोल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं तो ये बनता है। अब पता है इसमें 1 नंबर ये है, तो ये 2 3 4 5 6, 2 4 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। आईयूपीएससी में अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे बेटा तो क्या नाम बन के आएगा बताइए इसका? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ओके, और आई थिंक ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए आप लोग, एग्जैक्टली जैसा का ऐसा लिखा हुआ है, यही इसका करेक्ट आईयूपीएससी नेम होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाई डज फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली माइनस ऑक्सीडेशन, -1 ऑक्सीडेशन? ये आपके पी ब्लॉक से मान लीजिए या डीएफ ब्लॉक से भी मान सकते हैं, वैसे पी ब्लॉक का पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये। हैलोजन पता कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप 17 में आते हैं। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ये हैलोजेंस है। आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5, यानी इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लोरीन का आउटर मोस्ट है 2s2 2p5, क्लोरीन का आउटर मोस्ट है 3s2 3p5, जिसके आगे 3d0 भी है। एफ के पास डी नहीं होता है, इसलिए उसके आउटर मोस्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? -1। जबकि ये सारे एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन तो यहां ले सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, और डोनेट करेंगे तो ये बेटा +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दे सकते हैं। इसका मतलब बाकी और सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, लेकिन फ्लोरीन ऐसा है जो -1 देता है। बाकी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कर सकते हैं? डी में, क्योंकि उनके पास डी होता है, वैकेंट डी। लेकिन एफ यानी फ्लोरीन के पास वैकेंट डी नहीं है, क्योंकि 2d होता ही नहीं है बेटा आपके पास में। इसका मतलब ये केवल एक ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, -1। तो आंसर, करेक्ट आंसर बताइए बेटा क्या निकल के आया आपके पास में? इट हैज नो डी ऑर्बिटल्स, इसलिए ये अपने ऑक्टेट को आगे जो है आपके पास में एक्सपेंड नहीं कर पाता है। ओके, बाकी और ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है, सही सटीक आंसर वो है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। विच अमंग द फॉलोइंग हैलोजन एक्सिस्ट इन लिक्विड स्टेट? यहीं से क्वेश्चन आ गया, इसी ग्रुप से वापस। मैं आपको बता दूं यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन जो दोनों है ना बेटा, ये नेचर में पता है गैसियस स्टेट में होते हैं। ब्रोमीन होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और आयोडीन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। रही बात एस्टेटिन की, तो वो तो रेडियो एक्टिव है, हम उस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है, मेन तो इन चार को ध्यान में रखना है। तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन कैसा हैलोजन है? लिक्विड। तो आपका क्वेश्चन यही तो है यहां से, विच अमंग द फॉलोइंग हैलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो ऐसा तो कौन होता है बेटा जी? ब्रोमीन। ओके, तो यहां पर ये एक क्वेश्चन था अपने पास में कि कौन सा हैलोजन है जो लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेंट्रल एटम क्या होती है? बेटा सेंट्रल मेटल एटम का काम होता है लिगेंड से लोन पेयर लेना। लिगेंड लोन पेयर देगा और मेटल उसे एक्सेप्ट करेगी, और हमें पता है जो लोन पेयर देता है उसे अपन कहते हैं लिविस बेस, और जो लेता है उसे कहते हैं लिविस एसिड। यहां मेटल का काम है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में, और हमें पता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? लिवाइस एसिड या बेस? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लिवाइस एसिड। लिवाइस एसिड यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। यही लिगेंड के लिए पूछा जाता तो क्या आंसर आता बेटा? लिवाइस बेस। यही क्वेश्चन अगर लिगेंड के जो है कंसर्न में पूछा जाता तो लिवाइस बेस जो है हो जाता। ओके जी, अगला वापस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन। एक कंपाउंड लिख के उसका आईयूपीएसी नाम पूछ लिया गया। अगर आईयूपीएसी नाम अगर इसका लिखते हैं तो सबसे पहला देखो कंपाउंड क्या है, देखना, पीटी,
NH3 का होल ट्वाइस Cl NO2। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड पता कितने हैं? 4। 2 तो NH3 है, एक Cl है और एक NO2 है। इनके प्रीफिक्स अमीन है, इसका क्लोरिडो है और इसका नाइट्राइटो N, क्योंकि ये नाइट्राइटो O भी होता है, ध्यान रखना। सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो प्लेटिनम को क्या सपोज करेंगे बताओ? X। 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आ रहा है मेटल का, और मेटल जो प्लेटिनम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड आएगा। तो एक आंसर तो वैसे गलत हो गया इसमें। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अल्फाबेटिकली इसका नाम अमीन है और 2 है तो डाईअमीन। तो डाईअमीन का मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें डाई अमोनिया लिखा हुआ है, और आपको पता है NH3 का नाम अमोनिया नहीं है, प्रीफिक्स में क्या है? अमीन। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, फोर्थ गलत है, बचा कौन? फर्स्ट और थर्ड। आगे बढ़ते हैं। और इसका नाम क्लोरिडो है, तो क्लोरिडो लिखा जाएगा, यहां भी क्लोरिडो लिखा है, यहां भी क्लोरिडो लिखा है। NO2 का नाम नाइट्राइटो N, बिकॉज ये एम्बिडेंटेट है, इसमें 2 डोनर है, लेकिन यहां नाइट्रोजन है, तो नाइट्राइटो N, और इसी से पता लग गया आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि थर्ड में आप देखिए नाइट्राइटो O लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो थर्ड भी रॉन्ग आपका स्टेटमेंट हुआ, यानी फर्स्ट नेम बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? ओके, ये अपन ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हिमालय में पढ़ी हुई है। एक भी क्वेश्चन अब तक का ऐसा नहीं है जो अपने कॉपी से बाहर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अरे भाई ये तो अभी बहुत लेटेस्ट का क्वेश्चन पड़ा हुआ है। व्हाट हैपन व्हेनेवर ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर? ब्रोमीन वाटर क्या करता है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड की प्रेजेंस को शो करता है, और एल्डिहाइड अगर आपके पास में वहां पर रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनेगा तो आपके पास में किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोनिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। याद है? तो अभी 2 दिन की पहले की क्लास है। ये ग्लूकोस है, ग्लूकोस में प्रूव करो कि एल्डिहाइड होता है, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रूव करो। ये CH है बेटा, यहां पर है ना, CHOH का होल 4 और आखिरी में CH2OH। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराओ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग से, तो यहां पर लगेगा COOH, CHOH का होल 4 और CH2OH। और याद करो इसे ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? ये जो बन गया इसको ग्लूकोनिक एसिड। तो आपसे यही तो पूछा है कि ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके ग्लूकोनिक बनाएगा। चलो बताओ, इसकी जगह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आता तो क्या बनता? ऑप्शन नंबर 3 सैकरिक, जिसमें ये भी COOH हो जाता और नीचे वाला भी COOH, जो प्रूव करता कि ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल होता है। अरे हाया ना, एक प्राइमरी अल्कोहल भी है, लेकिन अभी ब्रोमीन वाटर लिया है, तो आंसर क्या आने वाला है? ग्लूकोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10। ये डी ब्लॉक से क्वेश्चन आ गया वापस, और इतना इजी क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं है। Cr2O7-2 यानी डाइक्रोमेट आयन है, और डाइक्रोमेट आयन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है। आप चेक करके देख लो, ऐसे निकालो Cr2O7-2, इसे क्या मानेंगे? 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2, यानी 2x इक्वल्स टू 14 - 2, यानी 2x इक्वल्स टू 12। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? +6। यानी ए में क्या आने वाला है? फोर्थ। ए में फोर्थ आएगा तो आपके पास में 2 ही ऑप्शन सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। MnO4- परमैग्नेट को कौन नहीं जानता? चेक करके देखो, +7 आएगा, तो इसमें थर्ड आ गया +7, और बी में थर्ड, और बी में थर्ड, और यही आंसर डिसाइड ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक करो तो कर लो। VO3- में वेनेडियम पे +5 आएगा, और Fe(F6)3- में आयरन पर +3 आएगा। आप चेक कर लेंगे तो ये सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसी मेथड से आप चेक करें, आंसर आ जाएगा। खत्म। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर कंपाउंड फॉर्म्ड इन फेलिंग टेस्ट और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स? हमने 2-3 दिन से नाम भी खूब सुना है, फेलिंग टेस्ट, एल्डिहाइड, और अभी पिछली क्लासों में कंटिन्यू चल रहा है, और ये तो रेगुलर क्लास की बात है। टोलेन में तो बनता है सिल्वर मिरर,
और फेलिंग में बनता है ब्रिक लाइक रेड ब्राउन पीपीटी, और ब्रिक लाइक रेड ब्राउन पीपीटी के साथ जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। फेलिंग में फाइनल जो कलर आता है वो ईंट जैसा आएगा बेटा, जो रेड और ब्राउन होता है। तो रेड ब्राउन आ गया कि नहीं आ गया? और यहां पर अगर टोलेन लिखता तो सिल्वर मिरर। और एक और आता है बेनेडिक्ट, वो भी बेटा सेम रेड ब्राउन ही देता है। तो फेलिंग और इसमें तो दोनों में रेड ब्राउन ही आने वाला है। और ये ओनली किसका टेस्ट है? एल्डिहाइड्स का। एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन डाइजोनियम सोल्ट अंडरगो गेटरमान रिएक्शन? ये अपने अमीन वाले चैप्टर में अपन जो है पढ़ चुके हैं, कॉपी में ऐसे कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये डाइजोनियम क्लोराइड होता है। गेटरमैन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा? क्यूप्रस हैलाइड Cu2X2 की प्रेजेंस में HX लेते हैं, जहां X की जगह Cl या Br आएगा, और वो X आकर के डाइएजोनियम के N2 को रिप्लेस करेगा, और ये जो कंपाउंड बन गया इसे हेलो एरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हेलो एरीन। हेलोजन है और ऑर्गेनिक, ये जो क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो हेलो एरीन। हेलो एरीन जिसे अपन लोग, ठीक है, आपके पास में क्या बन जाएगा? हेलो एरीन। हेलो एरीन यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट। बिल्कुल पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आओ। कार्बिलमाइन रिएक्शन। कार्बिलमाइन रिएक्शन में याद रखना बेटा, फाउल स्मेल वाला, दुर्गंध वाला आइसोसाइनाइड बनता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। कार्बिलमीन बोलते हैं आइसोसाइनाइड को है। तो यहां किसका फॉर्मेशन? कार्बिलमीन तो आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम होता है। इसका मतलब यहां पर क्या बनने वाला है? आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड जो है मेजर प्रोडक्ट ऑफ कार्बिलमीन रिएक्शन का क्या बनने वाला है? आइसोसाइनाइड। देखो ये दोनों तो वैसे ही गलत है, क्योंकि साइनाइड का ही दूसरा नाम नाइट्राइल होता है। IUPAC में नाइट्राइल, कॉमन में साइनाइड, तो दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकते ना। तो यहां पर कौन से आंसर के साथ जाएंगे? सेकंड। ये भी अपन रिएक्शन जो है आपके पास नोट्स में से सीधी आई है। ये प्रोटीन वाला बायोमोलिक्यूल चैप्टर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। असेंशियल अमाइनो एसिड, और असेंशियल वो होते हैं, देखो अमाइनो एसिड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। टोटल अमाइनो एसिड है 20, 20। उन 20 में से 10 हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, तो हमें उन्हें फूड के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें कहते हैं नॉन असेंशियल। लेकिन 10 ऐसे अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज, इसलिए हमें फूड के द्वारा उनको लेना पड़ता है, और उन्हीं को कहते हैं क्या? असेंशियल अमाइनो एसिड। और उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, टीवी पाथ मील। ये 10 हो गए, और ये 10 के 10 असेंशियल है, जिसमें नाम है बेटा थ्रियोनिन, वेलिन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। इनमें से अगर आप देखोगे तो वी कॉन्सेप्ट आ रहा है, वी फॉर वलीन। वलीन आपके पास में कौन सा है? असेंशियल। 10 नॉन असेंशियल है, उनकी ट्रिक भी सुनो। A³ G³ को खुद की तरफ से लिख दो, CP सर ने ठोका। A³ G³ को CP सर ने ठोका, जिसमें 3 A के नाम से आएंगे, 3 G के नाम से आएंगे, सिस्टीन, प्रोलीन, सीरीन और आपके पास में यहां पर जो है टाइरोसिन। तो ये आगे बेटा, तो यहां पर वेलिन ऐसा है जो असेंशियल है। अब देखो जो आपका A आ रहा है एलेनिन, वो इस A में आएगा, जो ग्लाइसिन आ रहा है वो G में आएगा, और जो सर का S है वो क्या चीज है? सीरीन। तो इसका मतलब यहां पर केवल कौन बच गया? वेलिन, जो कि कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? असेंशियल। बाकी ये वाले 10 कौन से हैं? अब 10 कैसे हुए बताओ? 3 ये 3 ये, 3 3 6 7 8 9 10। 10 असेंशियल है, 10 नॉन असेंशियल है। तो दोनों की ट्रिक है, ट्रिक से पढ़ाते हैं, सीधा क्वेश्चन निकल के आ जाता है आपके पास में। आगे वो देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच मतलब जानते हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। पीएच बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा या बढ़ेगा, यही पता करना है। यही गलती करते हैं, अरे पीएच बढ़ेगा तो एसिडिक नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। पीएच बढ़ रहा मतलब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 जा रहा है, तो उसके एसिडिक नेचर क्या होती जा रही है? कम। क्योंकि 7 पे आते हैं तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। 7 से ऊपर जाते क्या हो जाएगा? बेस। तो पीएच बढ़ने का मतलब उसकी
एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो घटेगी, ध्यान रखना, पीएच बढ़ेगी तो बेटा यहाँ पर पीएच बढ़ा नहीं है और एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, तो अब इसमें सिंपल सी बात है, इसका मतलब इन दोनों में चारों के अंदर से सबसे ज्यादा, देखो पैरा नाइट्रोफिनोल ये होता है बेटा, OH, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो फिनोल से ही। NO2 एक माइनस आई ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, माइनस आई, और माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है पैरा पे, तो पैरा नाइट्रोफिनोल तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच सबसे कम होगी। इसका मतलब पैरा नाइट्रोफिनोल की पीएच सबसे कम, यानी सबसे कम पीएच किसकी आएगी, ए की, तो ऑप्शन ए आपका पास में यहां पर आ गया बेटा। उससे कम आएगा मेटा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप माइनस आई है, तो मेटा नाइट्रोफिनोल बनाओ, वो सेकंड नंबर रहने वाला है। अब बताओ कौन सा आंसर आ गया, मेटा नाइट्रोफिनोल सी पर है, यानी ए से ज्यादा कौन आएगा, सी। ये लो करेक्ट आंसर ही मिल गया आपको, तो यहां पर खत्म हो गया, ए के बाद सी इसी ऑप्शन में आ रहा है। फिर उसके बाद में आएगा फिनोल खुद और मेटाक्रिसोल। मेटाक्रिसोल में केस में क्या होता है बेटा जी, यहां पर CH3 लगा है, और CH3 पता कौन सा ग्रुप है, प्लस आई, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, और ये माइनस आई जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। ये पॉलीमर से क्वेश्चन है, देखो अभी कुछ दिनों पहले अपन ने पॉलीमर पढ़ा सब लोगों ने, पॉलीमर से क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ऐसा कैसा पढ़ा अपन ने, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन है, और बायोडिग्रेडेबल वो है जो लिविंग थिंग के द्वारा डाइजेस्ट किए जा सके, ठीक, पीवीसी नहीं है, फ्रियोन नहीं है, नाइलॉन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है PHBB, दो ही तो मैंने बायोडिग्रेडेबल अपन ने ढंग से जो अपने सिलेबस में NCERT में, और तो बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं, दो ही दे रखे ढंग के, एक का नाम है PHBB और दूसरे का नाम है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो बताओ कौन सा आंसर चला गया बेटा, पूरा नाम बताओ PHBB का, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ओके, उसी से जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक से मिलकर के बनता है। चलो, और ये जितनी भी सर्जरी वगैरह होती है, ऑपरेशन की जो बोन्स की जो है, इनमें सर्जरी वगैरह में PHBB यूज किया जाता है बेटा आपके पास में। विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटा एसिड, ये केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से है। एस्प्रिन तो पेन किलर है, इक्वेनिल आपको पता हो तो, इक्वेनिल तो बेटा कहां पड़ी, इक्वेनिल तो ट्रंकलाइजर है जो हाइपरटेंशन या डिप्रेशन को कम करता है। जेंटेक या रेंटेक इसका एग्जाम्पल है दवाई का नाम, जिसमें रेनिटिडीन सोल्ट आता है, कौन सा सोल्ट आता है, रेनिटिडीन, ठीक है, रेनिटिडीन हुआ, सिमेटिडीन हुआ, स्टेमिन हुआ, ओमपेराजोल, लेंसापेराजोल, पेंटापेराजोल, एक एक पढ़ा रखा है, ठीक है। आप याद करें तो आप हिमालय जो आपकी क्लासरूम में अगर अटैच होंगे तो एक एक के नाम बताए हुए थे, यहां से क्लियर आंसर है, कौन आ रहा है बेटा जी, जेंटेक। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, एक फेराडे की वैल्यू क्या होती है कूलाम में। देखो जल्दबाजी में लोग पता है 1 फेराडे इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 96500 कूलाम, लेकिन एग्जैक्ट रेंज की बात करें तो 96487 कूलाम। ये अपन याद कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो कैलकुलेशन में अपन ये यूज करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी की बात करें तो 96487 होती है बेटा। और अब देखो गलती करवाने का तरीका देखना उनका, या 500 लिख दिया था, लेकिन ये देखो 99,000 है, तो 99 थोड़ी होता है, 96 होता है, ध्यान रखना। तो यहां से लोग चक्कर में पड़ रहे थे, ठीक है, यहां 587 कर दिया था। तो राउंड फिगर में अगर आप देखते तो 500 के सबसे नियर बाई वैल्यू ये है, अपन राउंड फिगर में 500 लिखते हैं, चिन्ह में 500, 96500, तो उसकी सबसे नियर बाई वैल्यू यही थी। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और ये तो वैसे भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं ना, एक फैराडे क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, 96487 आएगा एक्यूरेट आपके पास में, यहां पर वही आपका आंसर हो जाएगा 1 फैराडे का। ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आपके सामने। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ आपको गिवन है, हाफ लाइफ यानी टी हाफ दे दिया, और आपसे रेट कांस्टेंट यानी किसकी वैल्यू पूछी है, के, और फर्स्ट ऑर्डर का के कौन नहीं जानता यार, 0.693 अपॉन 963, 693, ये इससे कितनी बार कैंसिल होगा, 0.001,
सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया बेटा जी? थर्ड। बताओ हाफ लाइफ से कितना इजी क्वेश्चन था केमिकल काइनेटिक्स से। ये आपके लिए इजी है जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसको नहीं ध्यान उसके लिए तो बहुत टफ हो गया। ये बढ़िया क्वेश्चन दिया। ये अराइल एलाइड का SN2 का जो है ऑर्डर है, और SN2 पता है सबसे ज्यादा 1 डिग्री एल्काइल एलाइड देता है, उससे कम 2, उससे कम 3 ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। और यहां देखते हो तो ये 3 डिग्री है, यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे धीमी देगा SN2। SN1 ये सबसे फास्ट देता ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, लेकिन SN2 सबसे धीमा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो सी सबसे कम तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, सबसे कम सी अगर रिएक्टिविटी के साथ है तो चारों ऑप्शन को ढूंढोगे तो एक ही ऑप्शन है। आप अकेले उससे भी आंसर दे सकते थे कि 3 डिग्री सबसे लेस जो है रिएक्टिव है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपके लिए करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में आएगा 2 डिग्री। अब देखो, अब 2 डिग्री ये भी है और ये भी है। यहां वाला 2 डिग्री Br से दूर है, ये अल्काइल एलाइड वाले एक चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये वाला Br बिल्कुल नियर बाई है, तो यहां पर ज्यादा होगा, यानी उससे जो है बी आएगा, उससे कम, फिर उसके बाद डी, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन रहेगा? ए, क्योंकि वो 1 डिग्री है आपके पास में। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक ट्रिक बताई थी भाई लोगों, भूलो मत हो। देखो, अगर डोनर एटम ऑक्सीजन हो, सल्फर हो या हेलोजन हो, तो उसे अपन नॉर्मली वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। और अगर डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। कौन कौन है बेटा जी? फास्फोरस और कार्बन है। तो फिर उसे क्या माना जाता है नॉर्मली? ये अपने पास ट्रिक है और जगह नहीं मिलेगी। ये हेलोजन है तो वीक फील्ड की कैटेगरी में चला गया, ये भी हेलोजन है तो वीक फील्ड हो गया। यहां डोनर एटम सल्फर है, और डोनर एटम अगर सल्फर है तो उसे क्या मानते हैं? वीक फील्ड। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? NH3, जिसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है, और डोनर अगर नाइट्रोजन है जो लोन पेयर देगा तो कौन सा लिगेंड माना जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। बताओ अपनी ट्रिक काम कर गई कि नहीं कर गई? कितना इजी इजी क्वेश्चन बना दिया। अगर ऐसे रटते तो क्या क्या रटेंगे, लेकिन अगर इतनी सी ट्रिक याद रखिए क्वेश्चन सोल्व होगा इजी झटक से। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑस्मेटिक प्रेशर। ये आपके सोल्यूशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बिहाफ पे अगर अपन क्वेश्चन के साथ में जाते हैं बेटा, तो जहां याद रखना जितने ज्यादा पार्टी, अब उसके लिए अपने को वांटा फैक्टर आयोटा आना चाहिए। द सेल वॉल इज परमिएबल टू वाटर एंड नॉट टू द सल्यूट, वो तो होता ही ऑस्मेटिक प्रेशर में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। अब पहला क्वेश्चन है, इफ अ सेल कंटेनिंग 0.5 मोल ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर इज इमर्स्ड इन प्योर वाटर। दूसरे में सेल कंटेनिंग 0.25 मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। तीसरे में सेल कंटेनिंग 0.1 मोल इन डिसॉल्व्ड इन 0.01 लीटर। देखो यहां गड़बड़ कर दिया आपके पास में, वॉल्यूम घटा रहा है। और 0.2 मोल इन 0.05 लीटर। तो आप सबको पहले इससे आपको पता है ऑस्मेटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू क्या होता है? CRT। इनटू आयोटा भी लगाते हैं अपन। आप इसकी कंसेंट्रेशन को चेक करो बेटा, यहां पर 0.5 मोल 1 लीटर में है, यहां 0.25 मोल 1 लीटर में है, यहां 0.1 मोल कितने में है? 0.01 में। तो ये एक बात बताओ मुझे, 1 लीटर में यह कितना हो जाएगा? अगर इस 0.01 लीटर को अपन 1 लीटर मान ले, यानी मैंने इसको कितना बढ़ा दिया? 100 टाइम्स, इसको 100 गुना बढ़ा दिया है। तो ये मोल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे आपके पास में? और मोल्स बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा मोल हो गए, और जिसके पास जितने ज्यादा सल्यूट होगा ऑस्मेटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सबसे तेज है इसमें भाई साहब, और सी वाला सबसे ज्यादा ऑस्मेटिक प्रेशर देगा। तो आपका या तो ऑप्शन बचा सेकंड या ऑप्शन नंबर बचा थर्ड। सी सबसे ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों में? लेकिन इसका मतलब अभी तक हमें और भी मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद में देखो ये दोनों कितना हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0 में 2 मोल है, 0.05 लीटर में ही कितने हैं? 2 मोल।
तो 1 लीटर जब बनाएंगे तो मोल तो ये भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसके बराबर ज्यादा तो फिर भी नहीं होंगे। इसका मतलब इस सी के बाद में इससे नीचे कौन रहेगा, डी। सी के नीचे डी का मतलब यही आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 3। नहीं आई मेरी बात समझ में आपके पास में? यहाँ पर इन दोनों में कौन सा ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन? एक ही ज्यादा है। अरे किसकी ज्यादा है? एक ही। यानी बी का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम, ए का उससे ज्यादा, डी का उससे ज्यादा, और सी वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? बताओ अगला क्वेश्चन आ जाओ बेटा। ये वापस केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। किसके बिहाफ पर? रेट कांस्टेंट के बिहाफ पर। ये पता फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है सेकंड इनवर्स, ये 0 ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है, और ये थर्ड ऑर्डर का है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले बी आएगा, सबसे पहले बी आएगा तो आंसर ही मिल गया, थर्ड आ गया आपके पास में। यहाँ पर सबसे पहले अगर बी आता है तो फिर तो आंसर ही आ गया वहीं पर आपके पास में। उसके बाद में ए आ जाएगा बेटा फर्स्ट ऑर्डर, उससे ज्यादा सेकंड ऑर्डर यानी सी, और सब ज्यादा थर्ड ऑर्डर यानी कि डी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था केवल। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपके एल्डिहाइड वाले से है। एक क्वेश्चन दिया, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? एक शर्त है, बस वो याद रख लो, कभी गलती नहीं होगा। एल्डोल कंडेंसेशन वो देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, और जो CHO होता है ना, इसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है, चेक करो इसमें है कि नहीं है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4। एक पे CH3 है, दूसरी पे CHO है, तीसरी पे CH3 है, और चौथी पे बेंजीन यानी कार्बन है। इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। सेकंड ऑप्शन पे देखो, इसके बगल वाला ये अल्फा है, इस पर एक CHO एक C, मतलब इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। इस पर देखो बेटा, बताओ ये कार्बन अल्फा है, इस पे हाइड्रोजन है कि नहीं है? बिल्कुल है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ये भी देगा। इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? यानी ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा एक तो बी और एक देगा सी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसके लिए करेक्ट आंसर जाएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा आज से बताओ? जिसमें क्या अवेलेबल होगा? अल्फा हाइड्रोजन। कौन होता है अल्फा हाइड्रोजन? CHO के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, और उसी पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और इनको आपको हाइड्रोलाइसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है? और इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे बेटा आपके पास में, तो देखो जो जितना स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप होगा ना, वहां हाइड्रोलाइसिस उतना ही फास्ट होगा। और इनमें सबसे तगड़ा स्ट्रॉन्ग है NO2, यानी सी का हाइड्रोलाइसिस सबसे ज्यादा। तो सी पे तो 3 आंसर आ रहे हैं, यानी इससे तो आंसर नहीं निकला। इसके बाद सेकंड नंबर पे CHO ग्रुप आता है बेटा एल्डिहाइड, यानी इससे कम ए होगा, इससे कम ए होगा तो चौथा आंसर कट गया। पहला तो वैसे कट गया आपके पास में। अब बच्चे कौन कौन से? सेकंड और थर्ड, अभी भी आंसर पे नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद में एक OH है जो लोन पेयर को अंदर देता है, और जो लोन पेयर अंदर देगा यानी +I बिहेव करेगा, या ऐसे बोलो +R देगा, ये +R ग्रुप है। और देखो ये क्या आते हैं? -R, ये भी -R, ये न्यूट्रल है, इस पे न +R है न -R है। ये +R गड़बड़ कर रहा है यहां पर। ये +R क्या गड़बड़ करेगा? इसकी सबसे कम कर देगा, यानी बी वाला आपके पास में सबसे कम रहेगा। और बी वाला सबसे कम रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाने वाला है? सेकंड। कैसे आंसर आया बताओ? जिसपे जितना ज्यादा -R ग्रुप होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। सबसे तगड़ा -R कौन था यहाँ पर? NO2। तो NO2 यानी सी की हाइड्रोलाइसिस सबसे फास्ट होगी। उससे नीचे -R है CHO, वो सेकंड नंबर पे हो गया। अब जो अगला बचा वो +R है, और एक न्यूट्रल है, क्योंकि इस पे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो ये वाला फिर भी सही है, +R वाला तो सबसे लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर जाएगा। चैप्टर एल्डिहाइड वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलर्ड इन द एक्वस सोल्यूशन? ये डी और एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आ गया। पता कलर्ड कौन होता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए।
इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D1 बचेगा +3 के बाद में। इसका मतलब ये कलर्ड है, तो सीधी बात हो गई। Cu+ का कॉन्फ़िगरेशन है 3D10, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो कलरलेस हो गया सी। तो सी कलरलेस हो गया, तो यानी ऑप्शन नंबर ये तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें सी आ रहा है। दूसरा Y3+ इट्रियम, और इट्रिवियम होता है बेटा आपके पास में 4D0, एक भी अनपेड नहीं है, यानी ये भी कलरलेस है, तो डी भी नहीं आना चाहिए, डी नहीं आना चाहिए, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया आपके पास में? बी। और नायोबियम 3+ की बात करते हो आप लोग, तो नायोबियम 3+ का जो मतलब है बेटा लापता, ओ सॉरी उससे ऊपर वाला लाइन, ये जख्म नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज तुझे ये चांदनी। 4D सीरीज की बात कर रहे हैं अपन, और 4D सीरीज में ये जख्म नहीं यानी नायोबियम। और इसके पास में आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या बच रहा है बेटा? 4D2, बिल्कुल इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कलर होगा। तो कलर कौन कौन हुए बताओ? ए और बी। खत्म, अनपेड इलेक्ट्रॉन से देखना था। क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट स्टेटमेंट, और ये अमीन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। डाइएजोनियम सोल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर लेस स्टेबल देन एलिफेटिक अमीन्स। गलत बात है भाई, ये तो रेजोनेंस देगा, तो स्टेबल है। एलिफेटिक अमीन रेजोनेंस नहीं देता, इसलिए स्टेबल नहीं है, और इसने तो कहा लेस स्टेबल है, तो गलत स्टेटमेंट है। इथाइल अमीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इथाइल अमीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। इथाइल अमीन वाटर के साथ एच बॉन्डिंग करता है बेटा, वाटर के साथ क्या करता है? एच बॉन्डिंग, तो घुलेगा। ये कह रहा है घुलता ही नहीं है आपके पास में यहां पर, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। गैब्रियल थैलेमाइड कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स, बिल्कुल सही बात है। अमीन वाले चैप्टर में क्लियर एक रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड, जिसमें ओनली प्राइमरी अमीन्स बनते हैं, और वो भी एलिफेटिक, बिल्कुल ये बात सही है, तो सी स्टेटमेंट सही है। प्लस आर इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप एनिलीन विल अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट, एनिलीन तो फ्रिडल-क्राफ्ट देता ही नहीं है बेचारा, ये भी गलत है। इसका मतलब ओनली सी सही है, ओनली सी सही है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? एक भी नहीं है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को बोनस करना पड़ा था एनटीए को आपके पास में। ये क्वेश्चन पिछले साल जो आपका सीयूटी में था वहां बोनस हुआ है, इसे डिलीट किया गया है, और उसके पीछे रीजन आपको मैंने बता दिए हैं, क्योंकि इसने केवल ऐसा ऑप्शन आ रहा है जो कि यहां पर एक भी अवेलेबल नहीं है। ओके, वो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27। 28 देखो बेटा, ये डी और एफ ब्लॉक से फिर एक और क्वेश्चन यहां पूछा कौन से। अब देखो एफ ब्लॉक में याद करो मिस मेटल, मिस मेटल होता है ना एलॉय ऑफ 4f यानी लेंथेनोइड्स, साथ में सम ट्रेसेज ऑफ सल्फर, कार्बन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। ठीक है, एलॉय ऑफ 4f मेटल एंड आयरन ही तो होता है, 5% आयरन लगभग, और 95% कौन होता है? लेंथेनोइड्स। और यही बेटा आपके पास में, यानी डी में आ गया सेकंड, और डी में अगर सेकंड के साथ जाते हैं तो आप देखोगे तो 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं डी में सेकंड के साथ। तो और आगे बढ़ते हैं। MnO2 क्यों कौन नहीं जानता? पाइरोलूसाइट। पोटेशियम परमैंगनेट याद करो कि MnO4 बनाने का मेथड, हमने पाइरोलूसाइट से तो बनाया था MnO2 के द्वारा, यानी सी में फर्स्ट आएगा, और सी में फर्स्ट आएगा तो दोनों ही अभी, अच्छा अब तो सही हो गया आंसर, कौन सा मिल गया? थर्ड। अरे 28 में कौन सा आंसर तो आ गया सही? थर्ड। नहीं आया समझ में? 2 से मिल गया, मिस मेटल ये है। चलो बताओ, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किससे निकालते हैं? किसको नहीं पता म्यू का फॉर्मूला? अरे यार, अंडर रूट n+2bm। मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन ओनली एक ही बात होती है बेटा। बताओ, ये फॉर्मूला इसका साथ मैच हो गया। और Mn2+ मैग्नीज ऐसा है जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देता है +7 तक भी, क्या दे सकता है बेटा जी? +7। तो सारे ऑप्शन मैच कर गए आपके पास। ये आपका एक क्वेश्चन है बेटा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ये सल्फेनिलिक एसिड है जो कि ज्यूट्राइन है। ज्यूट्राइन उससे कहते हैं जिसमें एक प्रोटॉन डोनर हो और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। एक ही में अगर दोनों चीज है, प्रोटॉन यानी H+ देने वाला भी और लेने वाला भी, तो ज्यूट्राइन है। तो भाई साहब सी में 4th आ गया। ठीक, ये अभी नाम बोल रहे थे अपन गैब्रियल थैलेमाइड, जो 1 डिग्री अमीन बनाती है, तो गैब्रियल थैलेमाइड यहां से आ गया आपके पास में। ये आज के पहले क्वेश्चन में बनाई थी फॉस्जीन गैस क्लोरोफॉर्म से, जो कि पॉइजनस होती है। अरे हाँ या ना?
और ये जो अपने पास में है इसे बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। और आज की तारीख में हिंसबर्ग रिएजेंट में ये वाला यूज किया जा रहा है। पहले तो करते थे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसमें ये CH3 नहीं होता था। आजकल बेंजीन की जगह पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड यूज करते हैं, जिससे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर अब आप मैच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। बताओ ये जो अपन ने मैचेज बनाए इससे क्या आंसर करेक्ट आ रहा है, कौन सा सही है? फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में फर्स्ट, थर्ड में कौन सा है? फोर्थ, थर्ड में फोर्थ, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका आपके पास में यहां पर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसेज ऑफ डीएनए? अरे ये किसको नहीं आता? डीएनए आरएनए का नाम सुना क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। 4 बेस होते हैं डीएनए में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। आरएनए में थायामीन की जगह यूरेसिल होता है। इसका मतलब डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। बस इतना याद कर लो तो आपका आंसर यही तो है कि कौन कौन से बेसेज जो है डीएनए में होते हैं। एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, यानी ए, सी और डी होते हैं। तो एसीडी होते हैं। तो कौन सा आंसर आ गया बेटा आपके पास में? थर्ड। यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में। किस में होता है बेटा? यही क्वेश्चन आरएनए के लिए पूछता तो फिर आंसर पता क्या आता? एबीडी। आंसर क्या आता? एबीडी। ऑप्शन ए एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन नहीं होता उसमें। खत्म बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, मैच करो। ये भी प्रोटीन से है, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ग्लाइसिन न्यूट्रल अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वेलिन भी न्यूट्रल है जो आपके पास में ऑप्टिकली एक्टिव है। ग्लूटामिक जो है एसिडिक है और लाइसिन जो है वो कैसा है? बेसिक है। यानी कि आपके पास में पहले में क्या ऑप्शन आएगा बेटा जी? पहले में आ गया सेकंड, और पहले में सेकंड से आपका सीधा आंसर वैसे ही पता लग गया था कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका फोर्थ जो मैंने क्रॉस मैच किया आपके सामने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन है एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक, उसमें तीनों चीज क्लियर हो जाती है। बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर का क्वेश्चन था ये। वापस से सोल्यूशन वाले लेसन का क्वेश्चन है। एक हेनरी लो पढ़ा के, हेनरी लो जो गैसों की सोल्यूबिलिटी को सिखाता है, जिसका फॉर्मूला है Pa इक्वल्स टू KHX या KHXA, और हेनरी कांस्टेंट KH बराबर होता है Pa अपॉन XA। यानी हेनरी कांस्टेंट गैसों के डिसॉल्व फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हेनरी कांस्टेंट जितना कम होगा गैसों का डिसॉल्व फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर कौन सी गैस की होगी? तो बेटा आपको पता है जिसका KH सबसे कम होगा। इनमें KH की वैल्यू दी है, सबसे कम तो ये दिख रहा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। यही करेक्ट आंसर है। बताओ क्या सीधा क्वेश्चन पूछा है? नहीं क्वेश्चन समझ में आया? KH जितना कम होगा मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हेनरी लो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया था यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट हैविंग द लोएस्ट इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट? पता है फॉर्मूला याद है? डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M इंटू आयोटा। यह भी सोल्यूशन वाले लेसन का ही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपसे पूछा है लोएस्ट इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। लोएस्ट उसका होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इन चारों में से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ये 307। 353 बड़ा है, 19 बड़ा है, 34 बड़ा है, यही सबसे छोटा है। इसका मतलब जो सबसे छोटा है उसका इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट सबसे लोवेस्ट होगा। तो लोवेस्ट इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट का ऑप्शन क्या हो गया? डाईइथाइल ईथर। अब देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। KB ज्यादा, इबिलोस्कोपिक ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। आपसे वो ज्यादा वाला नहीं पूछ रहा, उसने क्या पूछा है? लोवेस्ट। तो लोएस्ट के साथ लोएस्ट ही जाएंगे आप लोग। ये पैराग्राफ पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, और ये एक पैराग्राफ लिया था एल्डिहाइड वाले चैप्टर से। इसमें पहला क्वेश्चन था, आता है सबको ये, चलो एल्डिहाइड से याद करो या ग्लूकोज से याद करो। ग्लूकोज अगर HCN से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कार्बोनिल की प्रेजेंस के लिए अपन ने 2 रिएक्शन पढ़ी थी,
एक HCN के साथ और एक NH2OH के साथ। बताओ NH2OH तो क्या बनाता है? ऑक्जिम। क्या बनाता है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके? ऑक्जिम। और HCN क्या बनाता है? साइनोहाइड्रिन। अरे भूलो मत हो, CO के कार्बन पे OH और CN दोनों लग जाएं, ग्लूकोज में कार्बोनिल होता है, इसकी प्रूव कैसे करोगे आप लोग? दो ही तो ऑप्शन होते हैं यारो। कौन कौन से दो ऑप्शन? और भी कई हैं वैसे तो। एक हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहां पर? थर्ड ऑप्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये अमीन से क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब। और अमीन में मिथाइल दे रखे हैं एक्वस फेज में। मिथाइल का ऑर्डर रट लो 2130, 2130। इन सब की जगह CH3 की जगह क्या लिखा होता? C2H5। तो फिर ऑर्डर आता 2310। बस ये याद कर लो, ये तो अपनी हर क्लास में रटाई जाने वाली बात है। 2 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा एसिड जो है बेसिक होता है एक्वस फेज में, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा है, तो आंसर एक में ही खत्म हो गया, चौथा ऑप्शन है। 2130 का मतलब है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है देखो। 1 का मतलब ये 1 डिग्री हो गया, 3 का मतलब ये 3 डिग्री हो गया, और 0 का मतलब अमोनिया हो गया। बताओ ऑर्डर याद हो गया कि नहीं हो गया? यही आंसर अगर किसमें पूछा जाता, इन सब CH3 की जगह C2H5 लगा दिए जाते, तो आंसर का ऑर्डर क्या रहता? 2310, 2310, जो अमीन वाले चैप्टर में आएगा आपके पास। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ट्रिक दी जाती है, दोनों की ऐसे रटवा के रखता हूं। ठीक है, तो ऐसे रटी रटाई चीज थी, कॉपी में ऐसे कैसे लिखी हुई रहती है। ये फिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, दो तीन चैप्टर को मिला के दिया है। कौन से में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा? केनी-जारो रिएक्शन में तो एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, तो यहां कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड बन ही नहीं सकता, ये तो डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन है। फ्रिडल क्राफ्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है बिल्कुल। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट में आप जब भी बेंजीन रिंग पर किसी को जोड़ोगे, जैसे CH3 जोड़ा, तो एक कार्बन ये रहा, एक ये लगा दिया नया, तो नया बॉन्ड बना कि नहीं बना यहां पर आपके पास में? तो फ्रिडल क्राफ्ट में। क्लीमेंशन में कुछ नहीं है, रिडक्शन है, O की जगह H आ गया, कोई कार्बन नहीं बन रहा, तो यहां पर भी नहीं बनेगा। राइमर टीमान बिल्कुल सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, तो यहां कार्बन आएगा, यानी B और D में कार्बन कार्बन पॉसिबल है। B और D का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ये चैप्टर 3 चैप्टरों से मिला के दिया है। वैसे तो ये एल्डिहाइड कीटोन में से, ये एल्डिहाइड कीटोन से, ये एल्डिहाइड कीटोन, ये भी एल्डिहाइड की, ये फिनोल में भी है, और ये फ्रिडल क्राफ्ट हर जगह आती है। तो लगभग 2-3 लेसन को मिक्स करके और फिर आपके पास में क्वेश्चन अटैच किया था। ये एक बहुत गजब चीज पता, टोलेंट टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड। टोलेंट टेस्ट सिल्वर मिरर कौन बनाता है? एल्डिहाइड। लेकिन याद रखना, एक ऐसा एसिड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, जो टोलेंट टेस्ट देता है, और वो है फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड। तो आज से याद कर लेना बेटा, ऐसा कौन सा एसिड है जो क्या देता है? टोलेंट टेस्ट, और उसका नाम क्या बताया बेटा मैंने? मिथेनोइक एसिड। क्लियर? तो ये आपके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लेसन से क्वेश्चन था, उसी का पैराग्राफ था ये एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन है। कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है? आयोडीन सबसे जल्दी टूटता है, तो Ri, RBr, RCl। ये बिल्कुल फिक्स ऑर्डर है, चाहे वो SN1 के लिए पूछो चाहे SN2 के लिए पूछो, सेम आंसर आता है दोनों के लिए ही। सबसे ज्यादा एल्काइल आयोडाइड रिएक्टिव होता है, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड, और सबसे कम फ्लोराइड। ये रिएक्शन आ गया वापस क्वेश्चन डी ब्लॉक से, और डी ब्लॉक के साथ थोड़ा बहुत मिक्स करने की कोशिश करी है। कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है? विच ट्रांजिशन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन नहीं जानता यार? मरकरी होती है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। कौन सी मेटल है? मरकरी। तो मरकरी आंसर आ गया आपके पास में। हार्डेस्ट मेटल कौन सी है? हार्डेस्ट मेटल की बात करें तो पता, जिंक, कैडमियम, मरकरी तो सबसे सॉफ्ट मेटल है, ग्रुप 12 में आती है। जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी, ये ग्रुप 12 के एलिमेंट है, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं मानते। इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए सॉफ्ट मेटल है। तो इनमें से तो हार्ड मेटल कौन सी बची? कॉपर ही बची। इन चारों ऑप्शनों में से अगर हार्ड मेटल ढूंढोगे तो वो हार्ड मेटल कौन सी बचेगी बेटा आपके पास में? यहां पर कॉपर बचेगी। ओके, क्योंकि वो तीनों तो सॉफ्ट मेटल्स है, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। आगे चलो। इन एनी रो
मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स राइज टू ए मैक्सिमम D5। कौन सी ट्रांजिशन है जो एक्सेप्शन है? मैग्नीज। मैग्नीज D5 होने के बावजूद याद रखना लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है, ठीक है। तो मैग्नीज इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है, ये भी डी ब्लॉक से ही है। फिर एक और डी ब्लॉक का देखो, क्योंकि पैराग्राफ दे दिया तो 5 क्वेश्चन आएंगे फिर लगातार एक साथ। ट्रांजिशन मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें तो टंगस्टन। इन चारों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कौन है? टंगस्टन, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास में, आपके पास में। ये भी डी ब्लॉक से ही है। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है। Cr2O7 - 2 कन्वर्ट हुआ Cr+3 में, ये +6 है, +3 में जाया, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये? 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके 2 मोल है, तो 2 बनेगा तो 3 की जगह कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 3 तो वैसे ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना 2 क्रोमियम है तो ये भी तो 2 बनेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इस रिएक्शन में? 6, क्योंकि +6 से +3 आ रहा है कंपाउंड। ये भी ये से था, ये आपके सोलिड स्टेट से आ गया। अनायोनिक वैकेंसी, भाई साहब 4 नाम बड़े तगड़े याद कर रखे हैं। NaCl को सोडियम वेपर में गर्म करो तो येलो हो जाता है। KCl को पोटेशियम वेपर की एक्सेस में गर्म करो तो वो वॉयलेट कलर का हो जाता है। और LiCl को लिथियम वेपर में गर्म करोगे तो वो पिंक कलर का हो जाता है। और ये तीनों अनायोनिक वैकेंसी के मेटल एक्सेस डिफेक्ट के एग्जांपल्स हैं। तो आपका कौन एग्जांपल आ गया इसमें? NaCl। ये 3 ही तो है, तीनों में से ऑप्शन एक NaCl दिया है वहां पे। ये वापस सॉल्यूशन वाले चैप्टर का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी Kb, और Kb का दूसरा नाम क्या है? इब्यूलियोस्कोपिक। और अगर Kf आता तो पता क्या? क्रायोस्कोपिक, जिसे मोलर डेप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है और ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए कांस्टेंट है। ओके, तो ये एब्यूलोस्कोपिक है। और अगर ये Kf पूछता तो फिर क्या नाम आता है इसका? क्रायोस्कोपिक। कितने सीधे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब बताओ इससे सीधा क्या आता है केमिस्ट्री में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। अरे पावर को जोड़ दो, 1/2 + 3/2 को जोड़ोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा बेटा, क्योंकि जो पावर्स होती है रेट लो की, उसका सम ही तो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 कौन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ गया साहब। अगर 0 कंसंट्रेशन पे देखा जाए तो उसे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, लैम्डा m इनफाइनाइट। 0 कंसंट्रेशन का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसे किस नाम से जानते हैं बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m इनफाइनाइट। कोलर हाउस लो, ये भी उसी से आपके पास में, जो किस पर बेस्ड है? माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस पे तो जो है आपके पास में यहाँ पर बेटा। बताओ कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। आरएनएस इक्वेशन कौन नहीं जानता? K = A e⁻ EA/RT। कोरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो कौन नहीं जानता वो क्या होती है? e⁻ EA/RT। चौथा क्वेश्चन, बिल्कुल चौथा ऑप्शन सटीक आंसर बैठ रहा है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर टर्म यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटी फैक्टर P? प्रोबेबिलिटी फैक्टर हिस्टेरिक हिंड्रेंस, कोलिजन थ्योरी में याद कीजिए, हिस्टेरिक फैक्टर भी इसको कहा जाता है आपके पास में यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ आपका ये खत्म हो जाता है। और इसी के साथ आप देखिए अपन ने पूरा पेपर सोल्व किया। अब पूरी जब आप पढ़ेंगे एक भी क्वेश्चन आपकी अपनी कॉपी से बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, तो आप हिमालय एजुअब के प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग हैं, अभी जो वीडियो देख रहे हैं, अपन ने बहुत शॉर्ट यहाँ पर डिस्कशन किया था, लेकिन ये सारा मटेरियल आपको अगर कंटेंट फुल डिस्क्रिप्शन के साथ चाहिए तो आप हमारे ऐप पर हमारे साथ जुड़े, और आप जो भी कोई डाउट्स हो वो हमारे साथ शेयर करें। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।